नमस्कार। आप सभी का बायजूस आईएएस हिंदी में बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और सिविल सेवा परीक्षा की अपनी तैयारी को अच्छे से आगे बढ़ा रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम 14 अगस्त 2021 के दैनिक क्विज के प्रमुख प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह केंद्र सरकार की अधिसूचना द्वारा स्थापित एक संविधानेतर निकाय है। दूसरा, इसमें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। अगला है, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना इस आयोग का कर्तव्य है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है? केवल एक और दो, केवल 2 और 3, केवल 3। अगर इन विकल्पों को हम लोग देखते हैं यहाँ पर, तो आप लोग ध्यान रखें इस बात को कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना 2002 में इसके अधिनियम के आधार पर 2003 में की गई थी। तो निश्चित रूप से केंद्र सरकार की अधिसूचना द्वारा स्थापित ये एक संवैधानिक निकाय नहीं है, क्योंकि संसद के अधिनियम के द्वारा इसको स्थापित किया गया है। इस लिहाज से ये एक सांविधिक संस्था हो जाती है। आप लोग ध्यान रखना, ऐसी संस्थाएं जिनका जिक्र संविधान के अंदर में होता है वो संवैधानिक संस्थाएं होती हैं। ऐसी संस्थाएं जिन्हें संसद के द्वारा अधिनियम के माध्यम से बनाया जाता है उन्हें सांविधिक या स्टैट्यूटरी बॉडीज हम लोग कह देते हैं। इसके अलावा दूसरा यहाँ पर जो कथन है, इसके अंदर में समस्या है कि यहाँ पर सदस्य होते हैं 6। तो इस आधार पर यह वाला कथन भी गलत हो जाता है। उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना इस आयोग का कर्तव्य है और इसमें कोई समस्या नहीं है। इस आधार पर जवाब है ऑप्शन डी, अर्थात केवल 3। समाचार को देखते हैं। समाचार है, सीसीआई ने अर्थात भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने जोमेटो लिमिटेड और इसके अलावा इसने जिन कंपनियों के अंदर में भागीदारी खरीदने की कोशिश की है, इनमें ग्रोफर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और हैंड्स ऑन ट्रेड्स प्राइवेट लिमिटेड में लगभग 9.3% हिस्सेदारी के अधिग्रहण का जो प्रस्ताव रखा था, इसको अनुमति मिल गई है। जोमेटो दरअसल एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जो कि मुख्य रूप से खाद्य सेवा बाजार में परिचालन करती है। हम लोग फूड वगैरह ऑर्डर करने में इसका इस्तेमाल करते हैं। और ग्रोफर्स इंडिया एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। अब आप लोग ध्यान रखना, जोमेटो शेयर बाजार में लिस्ट कर गई है, तो उस आधार पर इसके स्वरूप में परिवर्तन हुआ है और ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में उभर के सामने आ गई है। ग्रोफर्स इंडिया एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और ये विभिन्न उत्पाद जैसे कि किराना, फल, सब्जियां आदि, इनके जो थर्ड पार्टी विक्रेता हैं, सामान के संभावित खरीदार हैं, इनके बीच एक फैसिलिटेटर के तौर पर प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म को उपलब्ध कराता है। इसके अलावा एचओटी ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। ये भी थर्ड पार्टी मर्चेंट्स के साथ B2B अर्थात बिजनेस टू बिजनेस थोक व्यापार के लिए वेयर हाउसिंग सेवाएं उपलब्ध कराने के काम से जुड़ी हुई है। दरअसल सीसीआई का अप्रूवल महत्वपूर्ण क्यों है, तो घटनाक्रम मैंने बता दिया आपको। स्टूडेंट्स, आप इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखें कि जो बड़ी कंपनियां होती हैं वो छोटी कंपनियों को गलत तरीके से खरीद ना लें, उसके अंदर में हिस्सेदारी ना ले लें। इन सब चीजों पर निगाह रखने के लिए एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की संकल्पना की गई थी। मैंने अभी आपको बताया था इसकी स्थापना 2003 में हुई थी और इसका जो अधिनियम है वो 2002 में आया था, जिसमें 2007 में संशोधन भी किए गए थे। और इसका प्रमुख कार्य आप यहाँ पर देख सकते हैं आयोग का, प्रतिस्पर्धा पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव वाले व्यवहारों को समाप्त करना, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और उसे सतत रूप से बनाए रखना। और इसका उद्देश्य यह है कि जो नए व्यापारी बाजार में आते हैं उनको एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिले, उनके साथ भेदभाव ना हो। इसके साथ साथ उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना और भारतीय बाजारों में व्यापार की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, इन उद्देश्यों के साथ यह आयोग कार्य करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से स्वैच्छिक वाहन बेड़े आधुनिकीकरण कार्यक्रम का के उद्देश्य है या है? पहला कथन है एक चक्रीय अर्थव्यवस्था का निर्माण। दूसरा है संसाधनों के उपयोग, अपशिष्ट उत्पादन, प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन को कम करना। निम्नलिखित विकल्पों में से सही का चयन कीजिए। केवल 1, केवल 2, दोनों
कोई नहीं। स्टूडेंट्स, इसमें हमारे दोनों ही कथन सही हैं। वाहन स्क्रैपेज पॉलिसी, या जिसे हम लोग स्वैच्छिक वाहन बेड़े आधुनिकीकरण कार्यक्रम भी कहते हैं, इसे वर्तमान वित्त वर्ष के बजट भाषण के दौरान प्रस्तुत किया गया था। संकल्पना इसके सामने आई थी और अब इसे एक मूर्त रूप दिया जा रहा है। यहाँ पर चक्रीय अर्थव्यवस्था, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं, समाचार को देख लेते हैं। विकल्प आप लोग देख ही रहे हैं, इसका सी होगा। समाचार में मैंने कुछ बिंदु आपको पहले ही बता दिए हैं कि वाहन स्क्रैप नीति का आरंभ किया गया है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस संबंध में जो सूचनाएं हम लोगों के सामने रखी हैं कि किस प्रकार से गुजरात के अंदर में निवेशकों के एक सम्मेलन का आयोजन किया गया ताकि इस क्षेत्र के अंदर में अवसंरचना के निर्माण को आगे बढ़ाया जा सके और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना जो अनुपयुक्त वाहन हैं उनको समाप्त किया जाए। प्रदूषण को घटाने में इससे बहुत लाभ मिलेगा। और यहाँ पर आप देख लीजिए, लिखा भी है #सर्कुलर इकोनॉमी। क्या है ये चीज, आप यहाँ देखिए। दरअसल चक्रीय अर्थव्यवस्था का अर्थ है संसाधनों के उपयोग को कम करना, कचरे के उत्पादन, प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए संसाधनों के पुनः उपयोग को बढ़ावा देना। इसके अलावा संसाधनों का साझाकरण, मरम्मत, नवीनीकरण, पुनः निर्माण, पुनर्चक्रण, इनको बढ़ावा देना ताकि एक सतत विकासमान अर्थव्यवस्था का निर्माण किया जा सके। अगला प्रश्न है, ब्रासीलिया घोषणा से निम्नलिखित में से किसकी स्थापना हुई? भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका त्रिपक्षीय सहयोग मंच, ब्रिक्स, सार्क, संघाई सहयोग संगठन। सही जवाब है भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका त्रिपक्षीय सहयोग मंच। दरअसल स्टूडेंट्स, ब्रासीलिया घोषणा जो है इसको 2003 में लाया गया और इसके माध्यम से इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इनके मध्य आपसी सहयोग को बढ़ाने की बात कही गई ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तनाव के विषय होते हैं, विवाद के विषय होते हैं, उनका शांतिपूर्ण तरीके से समाधान निकाला जा सके। इसके अलावा एक दूसरे के साथ व्यापार को आगे बढ़ाना, इस विचारधारा को भी सामने रखा गया। संबंधित समाचार को अगर आप देखें तो भारत ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए IBSA, जो कि मैंने अभी आपको बताया, कि पर्यटन मंत्रियों की बैठक का आयोजन कोविड-19 महामारी के दुष्प्रभाव सभी देशों पर हुए हैं। आर्थिक गतिविधियों को आगे कैसे बढ़ाया जाए, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में पर्यटन एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। कई सारे ऐसे राज्य हैं भारत के अंदर में जहां की अर्थव्यवस्था पर्यटन पर ही आधारित है। निश्चित रूप से अगर पर्यटन उद्योग को हम आगे बढ़ाएंगे तो कोविड-19 महामारी के दुष्प्रभावों को घटाने में हमें एक हद तक सफलता प्राप्त होगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अफगानिस्तान में भारत के निवेश का हिस्सा है या है? पहला है सलमा बांध, दूसरा है जरांज देलाम राजमार्ग, अगला है काबुल में अफगान संसद, अगला है स्टोर पैलेस की पुनर्स्थापना परियोजना। निम्नलिखित विकल्पों में से सही का चयन कीजिए। 1 और 2, 1, 2 और 3, 2, 3 और 4, उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब है उपर्युक्त सभी। सलमा बांध, जिसे भारत अफगानिस्तान मैत्री बांध के नाम से भी जाना जाता है, इसका निर्माण भारत के सहयोग से हुआ है। इसके अलावा जरांज दिलाराम राजमार्ग, ये अफगानिस्तान को ईरान के रास्ते समंदर से जोड़ता है। हम सभी लोग इस बात को जानते हैं कि अफगानिस्तान एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। ऐसे में समंदर तक अपनी पहुंच को स्थापित करने के लिए अफगानिस्तान मुख्य रूप से पाकिस्तान की सहायता पर निर्भर रहा करता है। इसके अलावा अगर हमें अफगानिस्तान के साथ संपर्क स्थापित करना होता है, व्यापार करना होता है, तो उसमें भी पाकिस्तान की बड़ी भूमिका रहती है। ऐसे में अफगानिस्तान की पाकिस्तान पर निर्भरता को घटाने के लिए और अफगानिस्तान के साथ स्वतंत्र रूप से व्यापार करने के लिए भारत ने चाबहार बंदरगाह का प्रयोग करने की योजना बनाई। चाबहार बंदरगाह के रास्ते जरांज देलाम राजमार्ग से होते हुए अफगानिस्तान की जो पहुंच है वो समंदर तक हो जाती और भारत ने इस रास्ते से अफगानिस्तान के साथ में अपने व्यापार को आरंभ भी किया। तो यहाँ पर भी भारत का बड़ा योगदान रहा। काबुल में अफगान संसद का निर्माण भी भारतीय सहयोग से हुआ। इसके अलावा स्टोर पैलेस, जो कि अफगानिस्तान के अंदर में एक राजनीतिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से बड़ी महत्वपूर्ण इमारत है, उसकी पुनर्स्थापना का कार्य भी भारतीय सहयोग से ही संपन्न हुआ। इसीलिए मैंने कहा था चारों ही सत्य हैं। अब बात कर लेते हैं सिविल सेवा
प्रारंभिक परीक्षा में विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के संदर्भ में। वर्तमान प्रश्न 2020 की प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया था। भारत की जैव विविधता के संदर्भ में सिलोन फ्रॉगमाउथ, कॉपर स्मिथ बारबेट, ग्रे चिंड मिनीवेट और व्हाइट थ्रोटेड रेडस्टार्ट क्या है? इसका जवाब है पंछी हैं, जो कि भारत के अंदर में जैव विविधता को नए आयाम प्रदान करते हैं। आगे बढ़ते हैं यहां से। आज के प्रमुख तथ्य की बात करते हैं। वाहन स्क्रैपिंग नीति, अभी हमने एक प्रश्न भी देखा था इसी के संदर्भ में। वहां पर चक्रीय अर्थव्यवस्था की बातें मैंने आपसे की थी। कुछ बिंदु जरा और देखते हैं इसके संदर्भ में। इस नीति को केंद्रीय बजट 2021-22 में पहली बार घोषित किया गया। इस नीति के अंतर्गत मुख्य रूप से 20 साल से अधिक पुराने 51 लाख और 15 साल से अधिक पुराने 34 लाख हल्के मोटर वाहनों को शामिल किया गया है, जो कि सरकारी आंकड़ों पर आधारित है। इसके अलावा पुराने और खराब वाहनों को कम कर इनसे होने वाले वायु प्रदूषकों को कम करना, सड़क और वाहनों की सुरक्षा में सुधार करना, ये सभी बिंदु वाहन स्क्रैपिंग नीति के अंदर में शामिल है। इसके अलावा चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, जिसकी चर्चा हम अभी करके आ ही रहे हैं। इसका महत्व तो और क्या हो सकता है? दरअसल वाहन स्क्रैपेज नीति को जब आगे बढ़ाएंगे तो स्क्रैप यार्डों का निर्माण भी करना होगा। इसके लिए निवेश की आवश्यकता होगी और गुजरात में इसी के संदर्भ में निवेशकों के सम्मेलन का आयोजन किया गया। युवाओं से नवाचारों की अपेक्षा की जा रही है इस क्षेत्र में। अब आप लोग यहाँ ध्यान रखें कि स्क्रैप यार्ड का जब निर्माण होगा तो यहाँ पर रोजगार पैदा होंगे। पुराने वाहनों की फिटनेस टेस्टिंग के लिए फिटनेस सेंटर बनाए जाएंगे, वहां पर भी लोगों के लिए रोजगारों का सृजन होगा। राजस्व में सुधार, जब पुरानी गाड़ियां स्क्रैप की जाएंगी, नई गाड़ियां खरीदी जाएंगी, तो ऐसे में अर्थव्यवस्था में रफ्तार बढ़ेगी। सरकार को जो राजस्व प्राप्त होता है उसमें भी सुधार आएगा। और आप लोग इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखें कि वाहनों का जो सेगमेंट है, ऑटोमोबाइल सेगमेंट, यह अर्थव्यवस्था का एक बड़ा सेगमेंट माना जाता है। कई सारे छोटे छोटे सेगमेंट जहां वाहनों के पहिए बन रहे हैं, गाड़ियों के शीशे बनाए जा रहे हैं, अन्य उपकरण बनाए जा रहे हैं, वो सब जुड़े होते हैं इसके साथ में। तो निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था में एक रफ्तार देखने को मिलेगी। कोविड-19 महामारी के दौर में निश्चित रूप से हमें आर्थिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है और ऐसे में वाहन स्क्रैपिंग नीति हमारी मदद कर सकती है। कीमतों में कमी, जो कि स्क्रैप सामग्री सस्ती होती है, तो ऐसे में वाहन निर्माताओं की उत्पादन लागत में भी एक हद तक कमी आएगी। पुराने जो वाहन होते हैं, इंजन की क्षमता में गिरावट होने से जो ईंधन होता है वो ठीक से जल नहीं पाता है। ऐसे में धुआं अधिक निकलता है, प्रदूषण बढ़ता है, तो निश्चित रूप से प्रदूषण में भी कमी देखने को मिलेगी। स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूं आज का यह सत्र आप सभी के लिए लाभदायक रहा होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो सारे नोटिफिकेशंस आपको समय से प्राप्त होते रहेंगे। शुक्रिया।